कि SIR ये कितना खतरनाक है। आखिर में मैं ये बताऊंगा कि हमारे करने के काम क्या। एक तो ये कि मिल्लत है ना बहुत गफलत में है, अपने आप में बहुत मस्त है हम लोग, कोई फिक्र नहीं हम लोगों को मुल्क में क्या हो रहा है, हालात कैसे हैं, आइंदा हमारी जिंदगी कैसे बनने वाली है, कैसे कैसे परेशानियों से दो चार होना पड़ता है हम लोगों को, इसका ख्याल मिल्लत को नहीं है और न सोच है। हम लोग, मुझे थोड़ा माफ करना, अंदरूनी झगड़ों में बहुत फंसे हुए हैं। फला जमात, मेरा मसला है, तेरा मसला है, मेरी मस्जिद आपकी मस्जिद, मेरा मदरसा आपका मदरसा, आपकी जमात कौन सी है, मेरी जमात कौन सी है, इसमें हम लोग बहुत फंस गए। मुल्क आजाद होने से पहले हमारे मुल्क में अंग्रेज थे ना, 90 साल अंग्रेज इस मुल्क में हुकूमत करे, 90 ईयर्स। 90 साल के अरसे में अंग्रेजों ने चंद लोगों को वोट देने का इख्तियार दिया था, चंद ही लोगों को, पूरे मुल्क में रहने वालों को वोट का इख्तियार नहीं था। किनको था वोट का इख्तियार? आला तालीम याफ्ता लोग, बड़े मालदार लोग, बड़े खानदान के लोग, बड़े जमींदार, ये 4 कैटेगरी के लोग थे जिनको अंग्रेज मुल्क आजाद होने से चंद साल पहले हिंदुस्तानियों को वोट देने का हक दिया था। आला तालीम याफ्ता, बड़े जमींदार, बड़े मालदार, बड़े खानदान के लोग। बाकी जो करोड़ों की तादाद में थे इस मुल्क में, जैसे आदिवासी, दलित, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, मजदूर, किसान, इन लोगों को वोट देने का हक अंग्रेजों ने नहीं दिया था। हिंदुस्तान में मुसलमान खासकर मुल्क की आजादी के लिए बहुत काम किया। यूं समझिए कि मुल्क आजाद हो ये नारा देने वाले मुसलमान थे इस मुल्क में, और तमाम लोगों की मुत्तहिदा कोशिश की वजह से हमारा मुल्क आजाद हुआ। बदकिस्मती से मुल्क तकसीम भी हुआ। अब यह है, हमारे मुल्क के अंदर जो लोग मौजूद थे यहाँ पे, उनकी तादाद जो बताई जाती है 36 करोड़, 36 करोड़ लोग मुल्क आजाद होने के बाद, तकसीम होने के बाद भी हमारे अपने मुल्क में रहने वाले कुल इंसानों की तादाद 36 करोड़ थी। आपको मालूम है कि 1955 में सिटीजन एक्ट बना, यहां पे सिटीजनशिप एक्ट कब बना? ऐसा ही बात कर रहे हैं, सही है ना? कब? 1955 में बना। वो एक्ट में क्या था मालूम? ये था कि हमारे मुल्क में 55 से पहले लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया, हमारे मुल्क का एक दस्तूर बना। दस्तूर के बाद बुनियादी दफात के अंदर इस मुल्क में रहने वाले अवाम के हुकूक का तज़किरा हुआ। अगर आप देखेंगे 326 एक्ट नंबर 326, इसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपनी पसंद के लोगों को मुंतखब करने का जिक्र मिलेगा। हिंदुस्तान का हर शहरी वो वोट करेगा,
अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेगा और उसे मुंतखब करेगा। ये एक्ट बना था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। पहला ये एक्ट बनने के बाद जो इलेक्शन हुआ हमारे मुल्क में, उस वक्त 17 करोड़ 32 लाख लोगों ने वोट किया। पहले वोट हमारे अपने मुल्क में पहला इलेक्शन एक्ट बनने के बाद जितने लोगों के नाम एनरोल हुए थे, वोटर लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ था, पहला जो इलेक्शन हुआ उस मौके पर 17 करोड़ 32 लाख लोगों ने लोग वोट देने के हकदार बने। ये पहला इलेक्शन था हमारा वोटर लिस्ट बनने के बाद। जरा सोचिए, उसी एक्ट के तहत 2003 तक, 1955 से लेकर 2003 तक ये कहा गया कि 18 साल जिस फर्द की उम्र होगी उसका नाम वोटर लिस्ट में एनरोल होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसे कि जितने वोटर लिस्ट के अंदर नाम मौजूद हैं उनको अपनी पसंद की हुकूमत बनाना, अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करना, ये वोटर्स का काम था जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है। ये चला कब तक? 2003 तक। अभी आरिफ भाई ने जो जिक्र किया है ना, इसीलिए उससे लिंक है बाकायदा वो 2002 जो बात कही गई है ना, 2002 में जिन लोगों ने वोट दिया है, जरा दोबारा याद कर लीजिए आप लोग। 2002 में जिन लोगों ने वोट किया है, जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर नाम उनका मौजूद है, 2025 में जिन लोगों ने वोट किया जिनका नाम वहां मौजूद है, वो दोनों अगर मैपिंग हो जाते हैं, 2002 में भी नाम है, 2025 में भी नाम है, और बीएलओ के तवस्सुस से उसका नाम मैप हो जाता है, मैपिंग हो जाता है, तो एसआईआर आने के बाद उनको दोबारा किसी फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा याद रखिए आपसे। ये चला 1955 से लेकर 2003 तक। इस पूरे अरसे में अवाम को हुकूमत चुनने का इख्तियार था। अब ये जो एसआईआर आया हुआ है ना, एसआईआर ये कहता है हुकूमत वोटर्स को चुनेगी। बात क्लियर है? 1955 से लेकर 2003 तक वोटर्स हुकूमत को चुनते थे। हुकूमत हमारे पास आती थी। 18 साल अगर हमारे घर में किसी बच्चे की उम्र हो गई है तो नाम लिख लेते थे। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है तो नाम हटा देते थे, और ये फाइनल वोटर लिस्ट अपने हुक्मरान को मुंतखब करती थी। सही है? अब ऐसा नहीं है। अब ये होगा कि हुकूमत के पास आपको जाना होगा, आपको ये बताना होगा कि मेरा बेटा 18 साल का, बेटी 18 साल की हो गई है, मेरे घर में फला आदमी मर चुका है और मेरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, मैं इसी शहर में पैदा हुआ, यही का रहवासी हूं मैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी सर्टिफिकेट ये है और फला ये है। ये अब आपको साबित करना होगा इलेक्शन कमीशन के पास। पहले इलेक्शन कमीशन हमारे घर के पास आता था और अब हम इलेक्शन कमीशन के पास जाना होगा। फर्क आप महसूस कर रहे हैं ना पूरी तरह से? ये है एसआईआर। मैं इसके सिलसिले में और बातें आपके सामने रखूंगा। अब आप ये देखिए, पहले भी ये काम होता रहा है। हमारे को मिसगाइड क्या कर रहे हैं मालूम? कौन? हुकूमत में रहने वाले ये लोग पब्लिक को मिसगाइड ये कर रहे हैं। हमने सुना होगा ये एसआईआर कोई पहला काम नहीं, पहली मर्तबा नहीं कर रहे हम, ये तो पहले होता रहा है। आपने सुना कि नहीं सुना? अखबार में पढ़े कि नहीं पढ़े? टीवी चैनलों में देखा कि नहीं देखा? आप लोगों ने देखा है जरूर। मिसगाइड ये कर रहे हैं। पहले क्या था मालूम? एसआईआर नहीं था।
क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR? पहले क्या था? सिर्फ IR था। क्या था पहले? IR, इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल, लफ्ज स्पेशल नहीं था, अब उसे स्पेशल बढ़ा दिया गया। गोया के हुकूमत अवाम को मिसगाइड कर रही है कि पहले भी ऐसा हुआ करता था, हालांकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है। आर्टिकल नंबर 326, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 में मुल्क में रहने वाले शहरियों के लिए जो हुकूक दिए गए थे, SIR के जरिए से उनके हुकूक पर शबखून मारने का काम शुरू हो गया है। अब आप ये जरा सोचिए कि असल में SIR क्यों करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं दो बड़े बातों का जिक्र करता हूं आपके सामने। अगर हम हसास नहीं हुए, फिक्रमंद नहीं हुए, और हमें मालूम है कि मुसलमान फिक्रमंद नहीं है, खुशी की बात यह है कि तरीके में तालुके के कुछ मुंतखब लोगों ने, फिक्रमंद लोगों ने आप लोगों को बुलाया। हम कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में बोल बोल कर जा रहे हैं, समझा समझा करके जा रहे हैं। आप लोग करना चाहिए, कीजिए ऐसा। आपका और करूर का एक ऐसा मुकाम है जहां हम लोगों को आपने बुलाया, यह आपकी फिक्रमंदी से जाहिर होती है। SIR है ना, SIR ये जो मौजूदा हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन के कंधों पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान में रहने वाले वोटर्स पर गोली चला रही है। मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चला रही है, हमें मिसगाइड कर रही है, गलत रास्ता बता रही है, परेशान हमें कर रही है। आपको मालूम है भाई, कोई भी सरकार अपनी अवाम की भलाई के लिए काम करती है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो अवाम के भलाई के लिए काम करने के बजाय अवाम को परेशान करने का काम कर रही है। मैं आपको मिसाल देता हूं, बिहार में SIR का ऐलान हुआ, उनको दिया गया टाइम सिर्फ 1 महीना। SIR इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं उसमें इस बात का जिक्र है 6 महीने का वक्त दिया जाएगा SIR के लिए, और बिहार को सिर्फ 1 महीना टाइम दिया गया। अब आप ये देखिए, बिहार में से कुल 65 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए, निकाल दिए गए। क्या कहा गया? कहा यह गया कि 33 लाख लोग मजदूर हैं और वो गायब हो चुके हैं, नहीं मालूम मुल्क में कहां गए हुए हैं, लेकिन वो हमारे यहां बिहार में मौजूद नहीं है। 33 लाख लोगों का नाम, वोटर मजदूर जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, उनके नाम हज़फ कर दिए गए। दूसरा ये कहा गया कि 33 लाख लोग ऐसे हैं जो इंतकाल कर गए, मर गए पूरी तरह से। इंतकाल कर जाने के बावजूद भी उनके नाम वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, ये कहा गया। अब आप ये देखिए कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने जिंदा रहने वालों को ला करके खड़ा कर दिया कि जिन लोगों को आपने डेथ होने का ऐलान किया है वो लोग अभी भी हमारे अपनी रियासत में वो मौजूद हैं। कई लोगों को ला करके वो पेश कर दिए कि जिनको आपने डेथ करा दिया है वो अभी जिंदा हैं। तो मालूम ये हुआ कि हमारे अपने मुल्क के अंदर SIR के नाम पर बिहार में 65 लाख लोगों के नामों को हज़फ करके एक वोटर लिस्ट पेश की गई कि यही वो लोग हैं जो वोट देने के हकदार हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये SIR सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसान नहीं है। SIR से यहां का दलित, यहां का आदिवासी, यहां का मजदूर, यहां का किसान
खास करके यहां रहने वाले मुख्तलिफ कम्युनिटी के खवातीन बड़े पैमाने पर इसका वो शिकार हो जाएंगे। एक अंदाजा ये बताया जाता है 65 लाख लोगों के नाम बिहार में जिनके निकाल दिए गए, उसमें से 10 से 12 लाख मुसलमान हैं और बकिया 50 से 55 लाख हमारे अपने गैर मुस्लिम भाई हैं, जिन पे वो तमाम कैटेगरी के लोग शामिल हैं जिनका तस्करा अभी मैंने आपके सामने किया है। एसआईआर लाने की एक वजह वो ये बताते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर घुसपैठी आ गए हैं। हमारा सवाल यह है, जब घुसपैठी इस मुल्क में आ रहे थे फिर आप क्या कर रहे थे, आपके ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, बॉर्डर पे जो लोग सिक्योरिटी का काम अंजाम देते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, इनके आईडी कार्ड कैसे बने, इनका वोटर आईडी कैसे बना, इनको वोट देने का हक बरसों से कैसे मिला, इनका आधार कार्ड कैसे मिला। मुख्तलिफ सवाल पूछ सकते हैं ना इस तरह से। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। एक तो ये बता दिया गया कि इसमें से कुल 372 लोगों के ताल्लुक से ये निशानदही की गई कि ये लोग घुसपैठी हैं और इसमें सिर्फ मुसलमान 72 हैं। बात क्लियर है? इन्हें आप घुसपैठियों के नाम पर चंद लोगों की निशानदही करने के लिए बिहार में और पूरे मुल्क के अंदर अब 97 करोड़ लोग वोटर्स हैं अपने मुल्क के अंदर। 97 करोड़ एसआईआर के नाम पर पूरे मुल्क के अंदर घुसपैठियों के नाम पर हो सकते हैं वो आपकी वजह से भी रुक गए हो, ऐसे लोगों की निशानदही करने के लिए 97 करोड़ लोगों का एसआईआर करना और उसमें से करोड़ों लोगों के नामों का हज़फ कर देना, ये अकल से बाइद है। ये बात समझ में नहीं आने वाली है। आपको मालूम है उसके बाद बिहार के बाद में हमारे अपने मुल्क के 12 रियासतों के अंदर भी एसआईआर अभी बाज रियासतों में मुकम्मल हो गया, बाज रियासतों में आज और कल मुकम्मल होने का ऐलान होने वाला है। मालूम है आपको कि तमिलनाडु के अंदर 97 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। कर्नाटक के लोग और आप लोग जरा होशियार रहना, तमिलनाडु में 97 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। अभी यूपी का रिजल्ट नहीं आया, अंदाजा यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी से हटा दिए जाएंगे। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और इलाकों में जहां जहां भी एसआईआर हुआ है, एक मुहतात अंदाजा यह है पूरे मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए जाएंगे। आरिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही। जब आपके पास एसआईआर आएगा, आने वाला है, कर्नाटक छूटने वाला नहीं है। हमारे लिए एक मौका है। यहां एसआईआर आने से पहले ही मैपिंग का काम आगाज हो चुका है, जिससे मुसलमान गफलत में है। कितने हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं आप में से कि कितने लोगों ने मैपिंग करवाया है, मेरा अंदाजा यह है बड़ी मुश्किल से 3 या 4 लोग हाथ उठाएंगे। मैपिंग का अपना वोटर, अपने खानदान का, अपने घर वालों का कराने वाले, अगर मैं आपसे कहूं कि हाथ उठाइए तो 2-4 लोग मुश्किल से हाथ उठाएंगे। ये हमारी सूरत हाल है। यहां भी एसआईआर आने वाला है। आने से पहले यहां मैपिंग का काम आगाज हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है, यहां जब आपको टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का टाइम होगा। कर्नाटक के अंदर जो 4 करोड़ से ज्यादा वोटर, 4 करोड़ से ज्यादा जो वोटर्स हैं, मैपिंग अगर पहले हो जाता है 60% से ज्यादा काम मुकम्मल हो जाएगा मैपिंग से। 60% से ज्यादा। अगर किसी का नाम मैपिंग में नहीं आया तो फिर क्या होगा? 12 जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मुतालिबा किए गए हैं, उसमें से कम से कम एक लाजिमन आपको देना होगा। वो है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस।
कंपलसरी। आप जरा सोचिए, पूरे मुल्क में 12 डॉक्यूमेंट्स जो पूछा गया है एसआईआर के अंदर, 12 डॉक्यूमेंट्स रखने वाले पूरे मुल्क के अंदर 36.5% लोगों के पास ये 12 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। कितने? बोलिए आप जरा सा, कितना खामोशी से नहीं चलेगा। 36% पूरे मुल्क में पासपोर्ट तलब किया गया है। पासपोर्ट रखने वाले कुल तादाद कितनी है पूरे मुल्क के अंदर? 7.92 पूरे मुल्क में। कहा गया कि आपको पासपोर्ट बताना होगा, जबकि आपने दिया कितने लोगों को? 7.92% लोगों के पास पासपोर्ट मौजूद है। तो लिहाजा आप जरा ये सोचिए कि जिस तरह से 12 रियासतों के अंदर भी एसआईआर हुआ है, अंदाजा ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जा सकते हैं। कर्नाटक के अंदर भी आएगा। और एक अंदाजा ये है कि कर्नाटक के अंदर 50 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट में से नामों को हज़फ किया जा सकता है। एसआईआर क्यों ला रहे हैं ये मालूम आपको? एसआईआर ला रहे हैं दो कामों की वजह से। एक आपने सुना होगा कि मरकजी हुकूमत ने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, याद है आपको? परमानेंट उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल से ज्यादा हम हुकूमत में रहेंगे। कहा क्या नहीं कहा? नहीं सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना जी? सुना है। 50 साल से ज्यादा उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में रहेंगे। अब उसका एक तरीका यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पर आपके पंचायत इलेक्शन से लेकर पार्लियामेंट इलेक्शन तक पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन कराने के लिए, ताकि मरकजी हुकूमत के इंतखाब के मौके पर, पंचायत के इलेक्शन के मौके पर भी आपका जहन वही होना चाहिए, ताकि इनको 50 साल से ज्यादा हुकूमत करने का मौका मिल सके। और अभी आइंदा चलकर ये मुल्क के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल लेवल पर 2 पार्टियों के अलावा किसी तीसरी पार्टी को यहां पर शायद ही उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम किया जाएगा। एक पार्टी हुकूमत में रहेगी और एक पार्टी अपोजिशन में रहेगी। गोया कि यूं मुल्क में जो दस्तूर बाबा साहेब अंबेडकर की क़यादत में जो दस्तूर बना जमहूरी मुल्क के अंदर, उस दस्तूर को हटाने के लिए, कमजोर करने के लिए, हदफ करने के लिए, हसफ करने के लिए ये सारे तदाबीर मुल्कीर सतह पर मरकज में रहने वाली पार्टी वेल प्लान पूरे मुल्क के अंदर अपने ख्यालात को नाफिज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके उसने इख्तियार करने का फैसला किया। उसमें से एक ये भी है 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। और आइंदा चल करके 2 ही पार्टियों को इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने का मौका रहेगा आइंदा चलकर, ऐसा ख्याल गालिब गुमान इसका है। दूसरा आपको मालूम होगा, जरा सोचिए, हम लोग इससे बिल्कुल बरी हैं, मालूम ही नहीं हम लोगों को, ये मालूम नहीं है डिलिमिटेशन का काम पूरे मुल्क में चल रहा है, चलेगा 26 में, 2026 में चल रहा है। 25 साल पहले डिलिमिटेशन यहां पर हुआ था, 25 साल खत्म हो रहे हैं, 2026 में डिलिमिटेशन मतलब ये है, ये जो हल्के हैं, पार्लिमानी हल्के, असेंबली हल्के, उस हल्के में कौन सा एरिया आएगा, कौन आएंगे, कितने वोटर्स होंगे, वगैरह वगैरह। अब पार्लियामेंट में जो तादाद है वो कितनी है, मेंबर्स कितने हैं पार्लियामेंट के? हाउ मेनी? कितने? 540? करेक्ट बोलो ना, 43। अब सही है जी। अजान हो रही? अच्छा, करीब की मस्जिद है वो।
के जरिए से शुमाली हिंदुस्तान में जितने एमपीज हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर यूपी में 80 पार्लिमानी हल्के हैं, वहां 100 से ज्यादा हो जाएंगे डिलिमिटेशन के बाद। जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में एमपीज की सीट घटा दी जाएगी। कर्नाटक में 28 है तो 25 को आएगा या 23 को आएगा। इसी तरह से केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये जो जनूबी हिंद का बेल्ट है, यहाँ तेजी के साथ घटा दिए जाएंगे और शुमाली हिंदुस्तान के अंदर एमपीज की सीट बढ़ा दिए जाएंगे ताकि उनको एक तवील मुद्दत तक हुकूमत करने का मौका मिल सके। इसके साथ में यह है दस्तूर में बदलाव, बड़ी तब्दीली उस वक्त होगी जबकि रियासतों में, बड़ी रियासतों में बड़े पे 1/3 पूरी तरह से उनका कब्जा हो जाए, असेंबलियों में भी, पार्लियामेंट में। ये उनकी तैयारी है दस्तूर को बदलने के लिए। एसआईआर भी और 1 नेशन 1 इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये सारी चीजें दस्तूर को बदलने के लिए वो तैयारी है जो पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने इसका आगाज किया। मैं इसे यही पे खत्म करता हूं। मैं जरा जिम्मेदारियों पे बात करता हूं। हमने सुना ना इतना पूरा, अब जिम्मेदारियां क्या है आपकी। यहां मसाजिद के जिम्मेदारान हैं, जमातों तंजीमों के जिम्मेदारान हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये, जब तक हम खासकर मुसलमान और दीगर तबकात के अंदर ये शऊर की बेदारी नहीं करेंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो फिर ये लोग बहुत ही खामोशी इख्तियार करेंगे। मैपिंग का काम भी नहीं होगा। एक तरफ तो हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, एसआईआर की। क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? बिहार के अंदर आधार कार्ड को तस्लीम कर लिया गया और दीगर रियासतों में, बाज़ रियासतों के अंदर आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने से इनकार किया गया। क्यों? आधार कार्ड के अंदर भी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, लिहाजा उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार किया। हम कर्नाटक के अंदर ये मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत से, मैं हुकूमत की बात करूंगा, इनसे मुलाकात करते हुए हम ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड भी यहां एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि हर फर्द के पास, तकरीबन हर फर्द के पास आधार कार्ड यहां पर मौजूद है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए हम एसआईआर की मुखालिफत पूरे कर्नाटक में मुख्तलिफ तंजीमों को साथ में लेकर, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज में बड़ी बड़ी जमातें, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, अहले सुन्नतुल जमात, तबलीगी जमात और अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद, ये बड़ी बड़ी जितने तंजीमें हैं, इन तंजीमों के साथ और छोटी बड़ी तंजीमें, 25 से ज्यादा तंजीमों का ये इत्तेफाक है, मुसलमानों में सियासी शऊर की बेदारी के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह से हमने मुनासिब समझा, जैसे गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन के मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों के तंजीमों को साथ में लेकर के काम करने का मौका मिला, एसआईआर के इस मौके पर भी गैर मुस्लिम तंजीमें जो बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनके साथ हम मिलजुल के काम कर रहे हैं। एसआईआर से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, जिन तबकात का मैंने जिक्र किया है उन सब का नुकसान होगा। इसलिए हम एक तरफ तो एसआईआर की मुखालिफत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये शऊर की बेदारी का काम कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, मैपिंग का जो वक्त आ गया है, इससे हम भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अगर किसी वजह से मैपिंग में, यूं समझिए कि 2002 में हमने वोट नहीं किया, 2025 में हमने वोट किया है, आने वाले दिनों के अंदर फॉर्म आपको पूरा करने का मौका आ जाएगा, उस मौके पर क्या करना चाहिए, ये शऊर की बेदारी के लिए हमें अपने तौर पर भी बड़े पैमाने पे काम करना होगा। उसके लिए बात हमारे भाई ने कही, मस्जिद को सेंटर आप बनाइए। मस्जिदें सिर्फ लाइट, पानी, मौजन साहब, इमाम साहब, है ना, इतना सा काम हमारा। क्या काम है बोलिए आप मस्जिदों का आजकल? हमारा इतना ही काम कर लेते हैं। किसी जमात के नाम पर एक मस्जिद हो गई, वहां एक इमाम रखा हमने, एक मौजून को रखा, लाइट पानी की बिल, लाइट की बिल देते रहे, दूसरा क्या काम कर रहे हैं बताइए आप। मेरी आपसे गुजारिश ये है, ये जो काम है मैपिंग का और एसआईआर आने के बाद भी कम से कम जनवरी और फरवरी 2 महीने के लिए मस्जिद को सेंटर बनाकर अपने अतराफ में रहने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं,
उन लोगों का मैपिंग कराने और मैपिंग के बाद भी एक मरहला आता है यहाँ पे SIR का, उस मौके पर रहनुमाई करने के लिए अगर एक आदमी को भी आप रखते हैं एक कंप्यूटर के साथ। मुसलमानों में बुजुर्ग लोग, हम जैसे हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे घर के अंदर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी आज कंप्यूटर का अच्छे से अच्छे अंदाज नॉलेज है। हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई ऐसा नौजवान जरूर मिलेगा जो कंप्यूटर के बारे में अच्छा नॉलेज रख सकता है। उस नौजवान की खिदमत 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मस्जिद में बिता करके ऐलान करवा करके मैपिंग का काम अगर आप करवा सकते हैं, एक बड़ी खिदमत होगी आपकी वोटर लिस्ट में नामों को बचाने के लिए। आपके अतराफ में रहने वाले, अभी मैंने कड़ूर में इसका जिक्र किया कि अतराफ में रहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं, वहां का दलित, वहां का आदिवासी, वहां का हिंदू, दीगर तबका के लोग भी, यहां तक भी अगर बीजेपी को भी अगर कोई वोट करने वाला मौजूद है लेकिन मैपिंग नहीं हुआ उसका भी आप कराइए। उसका भी इसलिए करवाइए कि वह हिंदुस्तानी है, अपना मुल्क का आदमी है पहले, वो बाद में पार्टी है उसकी। कम अज कम ये कि मेरे मोहल्ले में, मेरे मस्जिद के अतराफ में रहने वाले जितने लोग भी हैं उनका नाम कटने से बच जाए। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के नाम नहीं कट रहे हैं, बल्कि ये लाखों की तादाद में मुख्तलिफ तबकात के लोगों के नाम कट रहे हैं, पता नहीं है कि किन के नाम कटने वाले हैं। तो लिहाजा ये कि मस्जिद को मरकज बनाकर उसके अतराफ में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात, खास करके मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, उनके नाम मैपिंग करवाने में अगर आप मदद कर सकते हैं तो ये बड़ी खिदमत होगी। इसके लिए आपको काम करना होगा, ये नंबर 1 शऊर की बेदारी का होगा। अपने गली में, मोहल्ले में पहले आप देखना, पहले जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आपका मैपिंग हुआ क्या नहीं हुआ। 2002 में आपने वोट किया था, 2025 में आपने वोट किया है, मैपिंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका एरिया का BLO कौन है जिससे मुलाकात हम करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो लिस्ट आपको तहसीलदार ऑफिस से मिल जाएगी, नाम के साथ मिलती है, मोबाइल नंबर के साथ मिलती है। और आपकी जिम्मेदारी ये है कि कम अज कम आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे नाम मैपिंग होनी चाहिए, अपने खानदान के नाम, अपने दोस्त अहबाब के नाम, अपने मोहल्ले वालों के नाम, मस्जिद के अतराफ में रहने वालों के नाम, मंदिर मस्जिद और जो भी चर्च गुरुद्वारा जो भी है उनके अंदर ये शऊर की बेदारी के लिए आप लोगों को मिलजुल करके काम करने की जरूरत है। SIR में बड़ी खिदमत आपकी होगी और इसके जरिए से खास करके मुसलमानों की खिदमत इसमें होगी। इसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, पहली बात थी। दूसरी बात यह है, जैसे दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा था वो ये है, हमारे एरिया के असल में ये काम सियासी लीडर्स करना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं ना, महाज की जानिब से, आपकी जानिब भी काम हो रहा है, कौन करना काम ये यहाँ के खासकर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, 136 उनके MLAs हैं। वो MLA को फिक्र होना चाहिए कि मेरे एरिया के अंदर आपके MLA, जहां 2023 के इलेक्शन के अंदर आपके एरिया के MLA 12,131 वोट से विन हो गए यहाँ के, सही है ना, 12,131 वोट से। गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन के अंदर 11,526 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट से विन हो गए थे। सही है, सही है क्या नहीं आपको? अब आप बताइए, SIR आपके यहाँ से, आपके तालुके के अंदर हुआ, अगर 12,000 वोट आपके वोटर लिस्ट से हज़फ हो जाते हैं, कौन विन होंगे आइंदा? कौन होंगे? बात क्लियर है ना? तो फिर क्या होगा, यहाँ के MLA को क्या हो गया है, उनको ये हुकूमत को क्या हो गया है, सियासतदानों को क्या हुआ है, सियासी पार्टियों को क्या हो गया, इन लोगों को क्यों आगे बढ़ के काम नहीं करते? तुम्हारे वोट कटने वाले हैं, आइंदा इलेक्शन जब यहां पर होगा तो आप हारने वाले हैं। ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही इन लोगों को? क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? क्यों मुखालिफत नहीं करते? क्यों आप अपने वोटर्स की रहनुमाई क्यों नहीं करते आप लोग आगे बढ़ करके? मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग खास करके MLA से मुलाकात करना चाहिए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए, यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के लोगों से मुलाकात कीजिए, अपने एरिया के काउंसलर से मुलाकात कीजिए, पंचायत के मेंबर से मुलाकात कीजिए और उनसे कहिए कि जिन लोगों ने आपको वोट किया है, SIR जब यहाँ पर आ जाएगा, आपके वोटर्स में से अगर 15,000 नाम भी अगर हट जाते हैं, फिर आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर आप बड़ी बुरी तरह से हार जाएंगे। सही है नहीं मेरे, मैं जो बात बता रहा हूं आपको, बात सही है कि गलत है? ठीक है ना मेरी बात?
तो लिहाजा ये कि अव्वलीन जिम्मेदारी, हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हुक्मरान पार्टी की, यहाँ के एमएलए की, यहाँ के काउंसलर की, यहाँ की म्युनिसिपैलिटी की, यहाँ के पंचायत के तालुके के मेंबर की, पंचायत के वो मेंबरान जो मुंतखब होके गए हैं उनकी जिम्मेदारी है, ताकि एसआईआर में आने से पहले ये मैपिंग करवाने में वोटर्स की आगे बढ़ करके उन लोगों की मदद करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। हम देख रहे हैं पूरे कर्नाटक में घूम फिर करके यहाँ कोई भी एमएलए अपनी तरफ से कोई काम अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, कल ही आप एमएलए से टाइम लेकर के मुलाकात कीजिए, उन्हें याद दिलाइए कि आप जो विन हुए हैं 12,131 वोट, गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर जो आपके मुखालिफ पार्टी के आदमी हैं वो 11,556 वोट से, और एसआईआर जब आ जाता है अगर 15,000 वोटर्स के नाम भी या हज़फ कर दिए जाते हैं फिर आपका अंजाम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको उनके सामने रखना होगा। रखेंगे आप लोग? बहुत आवाज कम है आपकी, मेरे अकेले की आवाज इतनी ऊंची है और आपकी आवाज कितनी कम है। देखिए आप करेंगे नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह मुलाकात करके हम उनसे बात करेंगे। और आखिरी बात यह है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप यूं समझिए कि हमारे अंदर जमातों के नाम पर, तंजीमों के नाम पर, मसलक के नाम पर है कि नहीं, वैसे उसे जितना कम कर सकते कीजिए, आप जितना खत्म कर सकते खत्म कीजिए। हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं, हम मुस्लिम हैं। और फिर अगर इसमें अगर मिलजुल करके काम अगर नहीं करेंगे तो फिर आइंदा आने वाला जमाना बहुत खतरनाक होगा, बहुत मुश्किल का होगा और उसका सामना करना बहुत मुश्किल। इसलिए मुसलमानों को आप किसी भी जमात से ताल्लुक रखने दीजिए, किसी भी मसलक को मानने दीजिए, लेकिन मुत्तहिद रहेंगे, एक रहेंगे, ताउन करेंगे, हमदर्दी करेंगे। और इस मुल्क में रहने वाले दलित, आदिवासी, यहाँ के खवातीन, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के बहुत ही पिछड़ा तबका, इन लोगों की मदद करने के लिए हम मुसलमान मुत्तहिद अगर हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में जमहूरियत को बाकी रखने का हम लोगों को मौका मिलेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम हम सबको मिलजुल कर मुत्तहिदा तौर पर हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में अमन और आमान के लिए, जमहूरियत की बका के लिए और यहाँ के अव्वाम की हिफाजत के लिए मिलजुल कर मुत्तहिदा तौर पर मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने की तौफीक इनायत करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी जिम्मेदारी हमारा एक जिम्मेदारी है हर एक मोहल्ले में एक कमेटी बनाई जाए और वहाँ जानकारी हासिल की जाए कि किस किस के वोटर कार्ड नहीं है, किसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसके लिए कुछ जिम्मेदार हजरात और नौजवान जमा होकर इस पर काफ़ी मेहनत करके इस बात को यकीनी बनाए कि किसी का नाम ना छूटे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें यहाँ आ गई हैं वो सबकी समझ में भी आ गई होगी। अल्लाह करे कि इस काम को आसान बनाए और हम लोगों को इसमें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके जमा होने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।